नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं और स्वागत है आपका 9 बजे 9 रिपोर्टर में। आज हम आपको 9 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। तो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं 9 बजे की, चलिए वो हम आपको बताते हैं। और हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम संवाददाता सहयोगी इन खबरों पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रवि श्राफ की, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे और रवि श्राफ हमें यह बताएंगे कि दिल्ली में, हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसकी क्या यहां पे सफलता रही है और किस तरीके से राहुल गांधी अब इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, क्योंकि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। इसके अलावा जसबीर सिंह जुड़ेंगे धर्मशाला से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नेता प्रतिपक्ष को चुनना है, उसके लिए बैठक होने वाली है। तो जसबीर सिंह हमें बताएंगे धर्मशाला से। साथ ही साथ हमारे साथ होंगे शेखर त्रिवेदी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। दिनेश सिंह हमारे साथ होंगे इलाहाबाद से, पीयूष शुक्ला जुड़ेंगे दिल्ली से, मनीषा ढिंडोरिया होंगी दिल्ली से, कमल कुमार रांची से हमारे साथ जुड़ेंगे और नीरज मिश्रा होंगे लखनऊ से। तो शुरुआत करते हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर। और सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है। पहले चरण में 80 किलोमीटर का सफर तय होगा। 2 चरणों में यह यात्रा होगी। हरियाणा में 6 जनवरी से शुरू होगा दूसरा चरण। ऐतिहासिक गांव घासेड़ा भी जाएगी ये यात्रा। तो आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है हरियाणा में। पहले चरण में 80 किलोमीटर का सफर तय होगा। 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा होगी हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में 6 जनवरी से दूसरा चरण शुरू होगा। बीच में ब्रेक होगा भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी ब्रेक लेंगे। ऐतिहासिक गांव घासेड़ा से भी यह यात्रा गुजरेगी। बंटवारे के वक्त गांधी जी भी घासेड़ा गांव आए थे, मुसलमानों को भारत में रोकने के लिए आए थे घासेड़ा। तो जिस गांव में महात्मा गांधी गए थे बंटवारे के समय, उसी गांव में राहुल गांधी भी जाएंगे। तो 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा होगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। 2 फेजेस में ये होगी, क्योंकि बीच में राहुल गांधी ब्रेक लेंगे। हरियाणा में 6 जनवरी से सेकंड फेज होगा भारत जोड़ो यात्रा का। और ऐतिहासिक गांव घासेड़ा भी ये यात्रा जाएगी। घासेड़ा वही गांव है, बंटवारे के वक्त गांधी जी यहां आए थे और मुसलमानों से उन्होंने अपील की थी वो यही रुके। तो हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का रूट क्या रहेगा। महेंद्रगढ़ जिला से ये जाएगी, गुरुग्राम जिले के सोहना भी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है भारत जोड़ो यात्रा का, वो हम आपको बता रहे हैं। जिला रेवाड़ी के निमोद से निकलेगी ये यात्रा। फरीदाबाद के पाली और बड़कल चौक से भी ये यात्रा गुजरेगी, यानी एनसीआर को भी छूते हुए जाएगी। मेवात जिले के झिरका, फिरोजपुर और घासेड़ से भी यह यात्रा गुजरेगी। महेंद्रगढ़ जिला के अकेड़ा से भी यह यात्रा निकलेगी। तो रूट हम बता रहे हैं आपको भारत जोड़ो यात्रा का। रूट क्या रहने वाला है, गुरुग्राम जिले के सोहना भी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि एनसीआर की अगर बाउंड्रीज की बात करें तो उसको टच करते हुए भी जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी एंट्री हरियाणा में हो चुकी है। 2 फेज में ये यात्रा होगी। फिलहाल आज से ये यात्रा शुरू हो गई है हरियाणा में। 80 किलोमीटर का सफर जो है पहले चरण में तय होने वाला है। हरियाणा में हो रही है। हरियाणा में इस यात्रा को 2 चरणों में आगाज होगा और पहले चरण की यात्रा जो है आज से, तो दूसरे चरण की यात्रा 6 जनवरी से शुरू होगी। रवि श्राफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है इस भारत जोड़ो यात्रा का और कितनी अहम रहेगी ये हरियाणा को देखते हुए? बिल्कुल रवि, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा चल रही है और हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें ज़्यादा है। और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास बड़े बड़े नेता हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये तमाम नेताओं की फहरिस्त है जो हरियाणा से आते हैं और उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये मान के चला जाए कि 2 से ढाई दिनों का फिलहाल जो है यात्रा हरियाणा में रहने वाला है। उसके बाद 23 की शाम जो यात्रा है वो दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी और 24 का पूरा दिन जो है यात्रा का दिल्ली में रहेगा। उसके बाद यात्रा में ब्रेक लगेगी। ब्रेक के बाद तकरीबन 3 तारीख से बताया जा रहा है फिर से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी दिल्ली से, और एक बार फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा को टच करते हुए यात्रा जो है पंजाब के बाद JNK, जम्मू एंड कश्मीर की ओर बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अभी यात्रा नू में है। आज नू में ये पूरा यात्रा चलने वाला है और राहुल गांधी लगातार इसकी अगुवाई भी कर रहे हैं और राहुल गांधी यात्रा भी लगातार कर रहे हैं। और सभी नेताओं को एक कोशिश की जा रही है कि संगठन को मजबूत किया जाए और जो नाराज चल रहे जो नेता हैं, जो पार्टी को छोड़ चुके हैं, या सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और इस मायने में काफी अहम है भारत जोड़ो यात्रा। रवि श्राफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज है सुबह 9:30 बजे।
संसद में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। कल भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक थी, आज कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक है। संसद में यह बैठक होगी, कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सदन में खास मुद्दों को उठाने पर भी चर्चा हो सकती है। कौन कौन से मुद्दे हैं उनको उठाया जाए विंटर सेशन में। केंद्र सरकार को घेरने की प्लानिंग भी इसमें हो सकती है। और 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, जो अगले साल होंगे, सुबह 10:15 की अगर बात की जाए तो गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन भी करेंगे। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई थी, आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है। क्या माना जाए, कांग्रेस भी अब अलर्ट हो गई है और मिशन 2024 पर फोकस कर रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे शुरू हो जाएगी और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि लगातार शीतकालीन सत्र में जिस तरह से यह सत्र हंगामेदार रहा, विपक्ष लगातार जो चीनी सैनिकों के घुसपैठ का मसला था, जिस तरह से लगातार पार्लियामेंट में उठाता रहा और सरकार की तरफ से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला, इसको लेके जो है एग्रेसिव मोड में दिखे थे विपक्ष के सभी नेता। तो अब जो है इसको आगे कैसे लेकर चलना है, क्योंकि जो संसद शीतकालीन सत्र था यह 29 तारीख तक था, लेकिन जो खबर मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है कि 23 तारीख को जो है अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित किया जा सकता है संसद का शीतकालीन सत्र जो है। तो ऐसे में अब 23 तारीख के बाद कैसे सरकार को घेरना है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन इस मसले को आगे कैसे लेके जाया जाए, बड़ा मुद्दा कैसे बनाया जाए, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सामने 2024 तो है ही है, लेकिन उसके पहले 2023 में देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किस तरह से जो है केंद्र सरकार को बैकफुट पे ले जाया जाए, जनता में केंद्र सरकार के खिलाफ मैसेज दिया जाए। तो जी हाँ राजीव, पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि किस तरीके से जो सरकार है उसको घेरा जाए अलग अलग मुद्दों पर। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धर्मशाला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का शासन वहां था, वो अब कांग्रेस के कब्जे में आ गया है, कांग्रेस की वहां पे सरकार बन चुकी है, लेकिन विधायक दल का नेता कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विधानसभा में कौन संभालेगा नेता प्रतिपक्ष का दायित्व, वो पोस्ट नेता प्रतिपक्ष की लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट किसको मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक होने वाली है। दल नेता की रेस में पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती आगे चल रहे हैं, पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर भी रेस में मौजूद हैं। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र है। आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालेगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 68 में से 25 सीट मिली है, इसलिए बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए विधानसभा में योग्य है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हम आपको बता रहे हैं 22 से 24 दिसंबर के बीच होना है, लेकिन कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, केंद्रीय पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद हैं। जयराम ठाकुर जो कि सीएम थे, देखना यह है कि किसको यह पद दिया जा सकता है। जसबीर हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं जसबीर का। जसबीर, क्या रणनीति बीजेपी की है और किसको यह पोस्ट मिल सकती है, रेस में सबसे आगे कौन है? रवीश, अगर बात करें तो जयराम ठाकुर सबसे आगे माने जा रहे हैं और सतपाल सत्ती और विपिन परमार इस लाइन में है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र अभी स्टार्ट होने जा रहा है और उससे पहले ही बीजेपी ये चाहती है कि अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाए और आज उन्होंने एक टीम भी भेजी है धर्मशाला में, जो कि नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। ये आपको बता दें कि सबसे जो जरूरी बात है कि 2024 की इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए कि किन समीकरणों का फायदा होगा, उसको मैं ध्यान में रखते हुए आज नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। जो सबसे आगे रेस में माने जा रहे हैं वो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ही माने जा रहे हैं, क्योंकि मंडी विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो जीत के आगे आए हैं वो जयराम ठाकुर की तरफ से जीते, क्योंकि कांगड़ा और ऊना की बहुत मंदी हालत रही है विधानसभा सत्र में, वहां पे कोई ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए जो जयराम ठाकुर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जसबीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वीएचपी से जुड़ी हुई खबर है, वीएचपी चलाएगी धर्मांतरण पर जन अभियान। जी हां, जन जागरण अभियान चलाएगी वीएचपी अगले 10 दिनों तक जन जागरण अभियान चलाएगी।
यह अभियान मुस्लिम बहुल इलाकों में चलाया जाएगा और अभियान लोगों को धर्मांतरण को लेकर जानकारी देगा। गांव में जाकर मंदिरों में पूजा पाठ भी किया जाएगा। धर्मांतरण के मुद्दों पर गोष्ठियों का आयोजन होगा। इसके अलावा वीएचपी, जैसा हम आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण पर जन कल्याण अभियान चला रही है। वीएचपी अगले 10 दिनों तक यह अभियान चलाएगी। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शेखर, क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है विश्व हिंदू परिषद की? देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिस तरीके से मतांतरण के लगातार केसेस खासतौर से उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, उसको लेकर के जनजागरण अभियान चलाने की बात कही है। कई वर्षों से अनवरत ये सिलसिला चलता चला आ रहा है कि लोगों को भरमा करके या उनको किसी तरीके का लालच दिखा करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों के जो मानने वाले हैं उनको मोल्ड किया जाता है और उनका मतांतरण, धर्मांतरण किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद पहले भी इस तरीके के जन जागरण अभियान चला चुका है, लेकिन इस बार जिस तरीके से उसकी योजना है उसमें ऐसा लगता है कि वो गांव-गांव, गली-गली तक न सिर्फ पहुंचेगा बल्कि कई जगहों पर ऐसी स्थिति भी बनेगी जहां पर टकराव की स्थिति होगी। तो उस लिहाज से प्रशासन को भी सतर्क रहना होगा कि विश्व हिंदू परिषद के इस जन जागरण अभियान में सिर्फ लोगों को भीतर चेतना भरनी है, इतना भर नहीं है। वो केसेस सामने लाएंगे, वो लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसके बाद एक स्थिति ये इस तरीके की हो सकती है जहां पर थोड़ा सा टकराव बढ़ा हुआ नजर आए। ये इनपुट है। जब इनका जन जागरण अभियान शुरू होगा उसको किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, ये देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया शेखर त्रिवेदी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां अजय मिश्रा से जुड़े प्रभात मर्डर केस में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। एक बड़ी खबर, मामले में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट होना अभी भी बाकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज इस मामले में सुनवाई करेगा। मामले में कुछ बिंदुओं का स्पष्ट होना अभी भी बाकी है। राज्य सरकार ने 2004 में याचिका दाखिल की थी। लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रभात मर्डर केस से जुड़ी हुई यह खबर है, जिसमें अजय मिश्रा से जुड़े प्रभात मर्डर केस में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। बात अब चीन की करते हैं। चीन समेत कई देशों में कोरोना विस्फोट। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। तो चीन समेत कई देशों में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं। ब्राजील से कोरोना की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद भी नहीं थम रहा है कोविड-19। तो ये अपने आप में दहशत पैदा करने वाली खबर है, क्योंकि चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था और इससे कई लोगों की जान चली गई थी। तो ब्राजील में भी कोरोना की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोविड-19 थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो चीन समेत कई देशों में कोरोना का विस्फोट हुआ है। चीन से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। खबर यह भी है कि शमशान के लिए भी वहां पे लाइन लगानी पड़ रही है, क्रिमेशन ग्राउंड में भी लाइन लगानी पड़ रही है। इतने ज्यादा केसेस जो है वो चीन से कोरोना के आ रहे हैं। क्या ये थर्ड वेव का अंदेशा है? क्या ये कोरोना की थर्ड वेव है? लॉकडाउन के बाद भी कोविड-19 नहीं थम रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को अप्लाई किया गया था, लेकिन लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो ढील दी गई, उसके बाद कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन डराने वाली तस्वीर ये भी है कि अमेरिका में भी आए हैं, साउथ कोरिया में भी आ रहे हैं और ब्राजील से भी कोरोना के लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और याद करिए, ये वही मौसम होता है, ये वही महीने होते हैं जब कोरोना के केसेस पीक करते हैं, यानी कि दिसंबर से बढ़ने शुरू होते हैं। और जब फर्स्ट टाइम कोरोना की वेव आई थी उस समय भी अक्टूबर नवंबर से चाइना में केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। तो ब्राजील के सामने कई भयावह तस्वीरें सामने आई हैं।
राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राजीव, चाइना से जो हम केसेस देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भारत में भी खबर आ रही है कि हेल्थ मिनिस्टर ने मीटिंग जो है वो कंडक्ट करने की योजना बनाई है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरह से चाइना में बढ़ रही है और जिस तरह से मौत की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर पूरी तरह से भारत सरकार अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने जो है आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह समीक्षा बैठक है और इस दौरान बैठक के बाद कई गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं, एयरपोर्ट को लेकर के, बस स्टैंड को लेकर के, ट्रेन को लेकर के कि कैसे लोग यात्रा करेंगे, साथ ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से मतलब तमाम तरह की सुविधा दी जाए और किस तरह से रख रखाव किया जाए जैसे पहले किया जाता था। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि सरकार अलर्ट मोड में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वहाँ पे मौत की संख्या देखने को मिल रही है उससे भारत सरकार की भी चिंता बढ़ गई है और यही वजह कि आज जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है आज। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। हेल्थ मिनिस्टर ने भी आज एक मीटिंग बुलाई है, कोरोना के जो मामले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य आ गए हैं। लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है, फॉग बढ़ता जा रहा है। कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य आ गए हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और सड़कों पर धीमी गति से जो है वो वाहन चल रहे हैं। यूपी में रात में नहीं चलेगी रोडवेज की बसें, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक बस सर्विस जो है वो बंद रहेगी। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। अब तापमान में गिरावट के साथ कोहरे और शीतलहर ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। मनीषा डिंडोरिया हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मनीषा का रुख करते हैं। मनीषा, हम लगातार देख रहे हैं कि फॉग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। क्या जो प्रबंध है वो किया गया है सरकार की तरफ से रैन बसेरों को लेकर, और जो गरीब लोग हैं उनको कुछ हानि ना हो उसको लेकर क्या प्रबंध किया गया? बिल्कुल रवीश, देखिए 2-4 दिन से हम देख रहे हैं दिल्ली में जो है विजिबिलिटी कम हो गई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में हम देख पा रहे हैं हर तरफ फॉग छाया हुआ है। गाड़ियों के लिए एक अलग नियम बनाया गया है, क्योंकि देखिए गाड़ियां जो है दिन में भी लाइट्स जलाकर चल रही है लेकिन फिर भी आते हुए नजर नहीं आ रही है। जो पटरी पर लोग रह रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने नियम बनाए हैं कि रैन बसेरे में जाकर आप रह सकते हैं, क्योंकि सर्दी में बाहर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ठंड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली में। और उसी के चलते आपको बता दूं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि ये जो ठंड है, जो कोहरा है, ये अभी अगले 5 दिन तक ऐसे ही रहेगा और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो सरकार को और भी ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है, इस पर और भी नए नए नियम बनाने की जरूरत है, चाहे वह वाहनों को लेकर हो, विजिबिलिटी को देखते हुए लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं, जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी। और साथ ही देखिए मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो जो वाहन निकल रहे हैं ना यहाँ से, वो बहुत ही धीमी गति से निकाले जा रहे हैं। हर तरफ जो है ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि अलग अलग जगहों ये बड़ी समस्या, विजिबिलिटी की समस्या पैदा हो जाती है फॉग के कारण और बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। जी हां, झारखंड विधानसभा की अगर बात करें तो आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। सत्र में अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होगी। सदन में आज भी बन सकते हैं हंगामे के आसार। सत्र का दूसरा दिन जो था वो काफी हंगामेदार रहा था। कमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कमल, क्या क्या मुद्दे हैं जो कि आज विधानसभा सत्र में उठ सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हेमंत सरकार को घेर रही है, खास करके नियोजन नीति को लेकर के और साहिबगंज हत्याकांड के मामले को लेकर के स्पीडी ट्रायल की मांग की जा रही है। और अन्य जो मामले हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खास करके स्थानीयता के मामले हो या अन्य मामले, उसको लेकर के भी घेर रही है। वहीं दूसरी तरफ अनुपूरक बजट जो कल पेश किया गया था 8,533 करोड़ का, उस पर आज चर्चा होनी है। हालांकि विपक्ष की ओर से एक बार फिर घेराबंदी की जा सकती है, जिससे सत्र बाधित हो सकता है, सदन की कार्यवाही। और इसको लेकर के लगातार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आग्रह भी किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि सत्र को चलने दे ताकि जनता के मुद्दों जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि सत्र को चलने दिया जाए। कमल किशोर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बात यूपी की करते हैं। यूपी के मदरसों में बदला साप्ताहिक अवकाश। जी हाँ, जो वीक हॉलीडे होता है वो बदल गया है। मदरसों में अब शुक्रवार को नहीं होगी छुट्टी। पहले मदरसों में
फ्राइडे को छुट्टी होती थी, शुक्रवार को छुट्टी होती थी। ये जो वीकली ऑफ है, जो अवकाश है, साप्ताहिक अवकाश, उसकी जो डेट है वो बदल दी गई है। अब संडे को ही यानी कि रविवार के दिन को ही साप्ताहिक अवकाश होगा, वीक ऑफ होगा। सभी मदरसों में लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। मदरसों में ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। मदरसा बोर्ड परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।